वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है? रुक जाओ बेटा, लास्ट में बताओ वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है? बेटा लास्ट में बताओ, आप सबसे लास्ट में। बेटा वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है? बताओ बेटा, पीछे सबसे। अभी सोच रहे हैं आप? पढ़ के आया करो, पीटूंगा मैं। रुक जाओ मंत्र, रुक जाओ। बताओ बेटा। रेजिस्टेंस देता है, बैठ जाओ। चलो बेटा, ये पढ़ के आया करो, मैं पीटूंगा फिर। इतना सॉफ्ट मत समझो हमको, क्रूर सिंह हूं, बहुत मारता हूं मैं। अभी मैं बस छोड़ रहा हूं शुरू शुरू की क्लासेस इसलिए। ठीक है, अच्छा चलो बेटा आप बताओ, आईवी ग्राफ का रेजिस्ट, आईवी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? मंत्र। हाँ आईवी ग्राफ का मैंने है नहीं, लेकिन मैंने बताया था कि वो क्या था। चुप 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 चुप। मंत्र बताएगा, मंत्र अच्छा बच्चा। मन, हाँ आईवी ग्राफ का। हाँ उल्टा रेजिस्टेंस, लेकिन उसका नाम क्या था? अच्छा देख के बोल रहा हूँ, बहुत मारूंगा मैं। नहीं देखा ना? अच्छा वेरी गुड। हाँ बताओ 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 बताओ। ए चलो बताओ बेटा। कंडक्टेंस, उसके उसके लिए क्या था? बैठ जाओ। कंडक्टेंस उसको क्या देता है? वो कंडक्टेंस देता है, ठीक है ना? नैतिक, ओम्स लॉ का फॉर्मूला बताओ। अब ये नहीं बताओ, मारूंगा मैं पक्का। चुप। ओम्स लॉ का फॉर्मूला बताओ। मैंने बोला था कि डेफिनेशन लिखने के बाद ब्रैकेट लिख के लिखना है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला बताओ। हाँ बस बेटा, ठीक है। हाँ v इक्वल टू आई आर, वेरी गुड। ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू आई आर। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो बेटा आप बताओ, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बताओ। ठीक है, हाँ। इट अराइजेस ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके कोलिजन के कारण ये अराइज होता है, और आपने बिल्कुल सही बताया। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। इसकी यूनिट होती है ओम। इसकी यूनिट होती है ओम। चलो तुम खड़े हो जाओ, शिवम। चलो बैठ जाओ। अच्छा बैठे बैठे बताओ, मुझे इतना बता दो, ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या होती है? चुप। हाँ देखो, डेफिनेशन जैसा बताया वैसा बताना है, अदरवाइज एग्जाम में नंबर कटेंगे बेटा। अगर आपने जो चीजें नहीं बताई जो मैंने बताओ जी। हाँ वेरी गुड। At constant temperature, the potential difference across a conductor is directly proportional to the current flowing through it. Flowing through it. चलो बेटा पीछे मुझे बताओ, 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट। हाँ बेटा ऑडियो म्यूट करो प्राची। हाँ इट इज द एसआई यूनिट ऑफ। बेटा पढ़ो, तुम्हें टॉप नहीं करना है, 90 प्लस नहीं लाना है, तो घर पे क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ठीक है ना जी? सुनो बेटा, नाम मैं भूल गया आपका, फिर से नाम। सुमित ना? बेटा जो पढ़ाता हूँ ना, सेम डे जाके पढ़ा करो घर पे, ठीक है? बेटा सेम डे पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगा। नोट्स प्रॉपर बना के याद करो। हाँ बेटा क्या बता रहे हो बताओ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम बगल में बताओ जी। मैंने मैंने 1 वोल्ट डेफिनेशन पूछा था ना, तुम ऐसे बताओगे? बताओ बेटा। When 1 joule work is done on 1 coulomb charge, then the potential difference will be 1 volt. Then the potential will...
हाँ रो से, अरे वो ठीक है, पहले पूछ तो लू तुम्हें कितना याद है रे, घर पे जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ये तो पूछ लूं, तभी तो पीटूंगा ना। इसके बाद बच्चों लास्ट क्लास में मैंने रेजिस्टेंस पढ़ा के और यहीं पे हम लोग रुके थे, इतना सारा चीज पढ़ चुके हैं। अश्विन, हर्षिता, जो भी छूटा होगा मैं नोट्स यहाँ से भिजवा दूंगा, मुझे एक बार याद दिलवाना, फिर मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा 15-20 मिनट जो भी मैंने पढ़ाया अभी तक, ठीक है। देखो बेटा रेजिस्टेंस तक मैंने आपको पढ़ाया था और इसके बाद हाँ हाँ बुक खोल लो। इसके बाद इसी के आगे बच्चों हम लोग को पढ़ना है लेंथ ऑफ द कंडक्टर था ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा, हम लोग को हाँ हाँ मैं बताऊंगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस मैंने ये पढ़ाया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इसमें मैंने फॉर्मूला लिखवाया था R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, G इक्वल टू आई बाई वी होता है, तुमने क्या लिख दिया है, बता दिखा दे रहा मुझे नोट्स अपना एक बार बेटा। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, एल क्या होता है, जैसे मान लो कोई कंडक्टर है बेटा, कोई इस तरह से सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, तो एल क्या होता है, एल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बटा ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सुनो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे बेटा इस पेन को आप काटोगे, आपका पेन है, तो पेन का एक टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया जैसे सिलेंडर आप लोग पढ़े हैं ना, सिलेंडर में टोटल एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, पढ़े ना, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला हिस्सा। फिर टोटल एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हो, ऊपर ढक्कन का और नीचे जो बॉटम है उसके एरिया को ऐड करते हो कि नहीं करते हो। तो उसी तरह से बच्चों यहाँ पे ए कौन सा एरिया है, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन मतलब कट करने के बाद जो एरिया दिखे, यानी ये वाली एरिया, ये वाली एरिया, ठीक है ना। या इस केस में जैसे अगर मान लो ये सिलिंड्रिकल है तो ये वाली एरिया, ये एरिया क्या कही जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो ये एरिया आपकी क्रॉस सेक्शन एरिया कही जाएगी, टोटल एरिया नहीं लेना है, क्रॉस सेक्शन एरिया डायरेक्टली मतलब उस कंडक्टर की मोटाई कितनी है, ठीक है ना। वो कंडक्टर मतलब अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो कंडक्टर थिन होगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो कंडक्टर थिक होगा। तो बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब उस कंडक्टर की थिकनेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, गधा कहीं का। एल क्या था, पहले बारी बारी से लिख लो, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर बेटा, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। बेटा ए इज व्हाट, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बेटा ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बेटा ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बेटा यहां रो क्या है, रो इज द रेजिस्टिविटी, बेटा डेंसिटी का है। हाँ सुनो बेटा, फिजिक्स में एक ही सिंबल मल्टीपल चीजों के लिए डिनोट हो सकता है, ठीक है ना, फिजिक्स में एक ही सिंबल मल्टीपल चीजों के लिए डिनोट हो सकता है। तो जैसे आप लोग इसको डेंसिटी भी पढ़ते थे, अभी इसको नाम क्या दे दिया है, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। इतना पहले लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, घबराना नहीं है, सब बताऊंगा। टीवीटी, रेजिस्टिविटी, सब कुछ बताएंगे बच्चों, घबराओ मत, एकदम आराम से समझते चलो, ठीक है। सुमित मेहनत से बेटा, ध्यान से, ठीक है ना, सब चीजें याद रहनी चाहिए। अभी बेटा आपका अपना नाम बताओ अपना फिर से, रव्यम ना, रव्यम, ठीक है, चलो मैं याद कर रहा हूँ धीरे धीरे, बस बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ हाँ रुक जाओ, बारी बारी से बारी बारी से, अरे समझेंगे अभी, घबराओ मत, पहले एक एक करके समझते हैं हम लोग, जाओ जल्दी आना, लेकिन तुम बीच में ऐसा काम मेरा भी ले जाओ, फिर भर ले आना, जल्दी आना, लेकिन 1 मिनट के अंदर, आराम से खोल तो लो उसको। देखो बेटा लेंथ का मतलब क्या है, जैसे मान लो बारी बारी से समझो अभी, उसके बाद हम समझेंगे। जैसे बेटा लेंथ का मतलब क्या है कि पहले मैंने 1 मीटर का वायर ले आया और उसका रेजिस्टेंस मान लो कुछ है, तो अगर ऐसा ही 2 मीटर का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले वाले का डबल होगा, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर।
जैसे बेटा अगर मैं बोलूं 1 मीटर वायर की रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो 2 मीटर वायर की रेजिस्टेंस कितनी होगी? 20 ओम। समझ में आ रहा है? 3 की कितनी होगी? 30 होगी। तो बेटा जितने फोल्ड आपका लेंथ बढ़ता है उतने ही फोल्ड आपका क्या बढ़ता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है। समझ में आ रहा है ना? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये हुआ। अब देखो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इसका मतलब क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, थैंक यू बेटा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया इसका मतलब क्या हुआ? सुनो ध्यान से। जैसे बेटा एक थिक कंडक्टर है और एक थिन कंडक्टर है। थिक कंडक्टर मतलब एक मोटा कॉपर का वायर ले लो और एक पतला कॉपर का वायर ले लो। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, इधर इधर मुस्कुराओ नहीं, इधर देखो मेरी तरफ, एक मैं पतला कंडक्टर ले लूं और एक मैं मोटा कंडक्टर ले लूं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पतला वाले का कि मोटा वाले का? किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा मैंने बोला? पतले वाले का ना बेटा। जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका कम होगा? जिसका जो पतला होगा। बेटा जो पतला होगा उसका एरिया कम होगा कि नहीं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा ना। तो बेटा जो पतला होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। तो इसीलिए बेटा पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, लेकिन मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है ना? मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। क्या हुआ नैतिक? क्या ओवर रिएक्ट कर रहे? रेजिस्टेंस ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करेंट। जैसे एग्जांपल समझो, एक बार बेटा आप 12 वोल्ट की बैटरी लगाते हो और एक मोटे वायर में लगाते हो, एक पतले वायर में लगाते हो, तो मोटे वायर में ज्यादा करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या है? कम है। और पतले वायर में कम करंट फ्लो करेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने पर सेम वोल्टेज लगाने पर कम करंट फ्लो होता है। देखो मैं कुछ अलग बात नहीं बोल रहा हूँ, ओम्स लॉ पढ़ लियो ना। ओम्स लॉ क्या होता है बेटा? V इक्वल टू आई आर। तो देखो बेटा I इज इक्वल टू कितना होगा? V बाई आर। तो यहां से साफ साफ देख नहीं रहे हो कि R की वैल्यू जब ज्यादा होगी तो I की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो वही तो बात मैं कह रहा हूं कि बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि पतला वायर है मोटा वायर है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो आप बोलेंगे पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। फील करो इस सब सब्जेक्ट को, फिजिक्स को फील करना है। इसीलिए बेटा कभी देखना। लेकिन देखो अब दो तरीके की सप्लाई होती है, एक होती है एसी और एक होती है डीसी। एक होती है एसी बेटा और एक क्या होती है? डीसी। जैसे बैटरी में क्या होता है? डीसी। कार के बैटरी में आपके डीसी होता है। आपके फोन में क्या होता है? डीसी, है ना? आपके वॉच, जैसे इन्हें बना वॉच में क्या होता है? डीसी। लेकिन ये जो फैन चल रहा है उसके अंदर क्या है? एसी। तो बाकी जितने भी अप्लायंसेज चल रहे हैं उनके अंदर क्या है? एसी। जो सॉकेट से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कैसी है? एसी। तो सुनो ध्यान से, अभी मैं आपको डीसी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूं। डीसी मतलब अभी मैं बैटरी बैटरी पढ़ा रहा हूं ना, अभी मैं आपको ये वाला नहीं पढ़ा रहा एसी। हाँ, लेकिन इसको समझाने के लिए कहीं कहीं इसका मैंने नाम ले लिया है, अदरवाइज इसका फिजिक्स अलग होता है और डीसी का फिजिक्स अलग होता है। एसी का फिजिक्स आप लोग पढ़ते हैं 12th में, ठीक है ना? वो फिजिक्स ही अलग होती है एसी की। तो बच्चों एसी, अब बोलोगे सर आपकी बात को कॉन्ट्राडिक्शन है, आपकी बात का कॉन्ट्राडिक्शन है। कैसे? जैसे तुम एसी के तार को देखना, एसी के वायर को देखना, तो कभी पील ऑफ करोगे ना, जब एसी के वायर को पील ऑफ करोगे तो उसके अंदर से पतले पतले हेयर हेयर टाइप के कॉपर वायर निकलते हैं। अरे देखा है कभी? अरे कभी उसको ऐसे किया है तो पतले पतले हेयर टाइप के कॉपर के वायर नहीं निकलते? निकलते हैं ना। तो अभी बोलोगे सर आप, अच्छा हमारे लिए क्या अच्छा है, रेजिस्टेंस का कम होना कि रेजिस्टेंस का ज्यादा होना? रेजिस्टेंस का कम होना। हमारे लिए क्या अच्छा है? रेजिस्टेंस का कम होना। जैसे बेटा अगर आप कॉपर वायर ले, जैसे मार्केट में जाओगे ना, तो जब आप घर की अपनी वायरिंग कराओगे, तो वायरिंग कराओगे तो जो इलेक्ट्रिक जो दुकानदार होगा वो आपको अलग अलग क्वालिटी के वायर को सेल करेगा। तो बोलेगा देखो भैया ये कॉपर वायर है, ये एक्सपेंसिव है। फिर वो बोलेगा देखो ये कॉपर और एल्यूमिनियम का मिक्सचर है, ये थोड़ा आपको सस्ता पड़ेगा, मतलब थोड़ा क्या, अच्छा खासा सस्ता पड़ेगा। तो अब आपको बोलेगा कि आपकी इच्छा है आप कौन सा ले जाते हो। तो बोलोगे कॉपर वायर ले जाऊंगा तो क्या फायदा, और ये ले जाऊंगा तो क्या फायदा। तो कुछ लोग उस समय कॉस्ट को देखते हैं कि भाई जैसे जो खासकर कॉन्ट्रैक्शन पे काम होता है वो कॉस्ट को देखते हैं, तो वो पैसा बचाने के लिए एल्यूमिनियम और कॉपर वाला मिक्सर जो होता है वो लगा देते हैं। तो उससे आपका क्या होता है, पूरे घर का बिजली का बिल आपका ज्यादा आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका क्या है? ज्यादा है। कॉपर वायर का आगे बताएंगे। तो इसीलिए बेटा रेजिस्टेंस हम क्या चाहते हैं? कॉपर वायर हम हमेशा खरीदते हैं अपने घर के लिए, हम हमेशा कॉपर वायर का यूज करते हैं। कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, आगे मैं बता भी दूंगा, उसकी चिंता मत करो। तो बच्चों हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं रेजिस्टेंस का कम होना।
हमारी इच्छा होती है भाई कि रेजिस्टेंस कम से कम, समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो अभी मैंने क्या बोला कि मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो हमें हर जगह मोटा मोटा वायर यूज करना चाहिए, जितना मोटा वायर हो सके उतना मोटा वायर यूज करना चाहिए, लेकिन हम तो करते नहीं है। अभी एसी आ रही तो देखो सारे पतले पतले तार जा रहे हैं, और ऐसे इनको पील ऑफ करोगे, मतलब इनको खींचोगे तो बेटा इसके अंदर हेयर लाइक आपको वायर मिलेंगे। तो बोलोगे सर आपकी अपनी बात कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, तो मैं बोलूंगा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा है। मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं आपको डीसी पढ़ा रहा हूं, और जो आप बात कर रहे हो किसकी बात कर रहे हो, एसी की। एसी में उल्टा है, लेकिन डीसी के लिए जो मैं बोल रहा हूं एकदम परफेक्ट है, ठीक है ना। डीसी डीसी में जितना वायर मोटा होगा उतना उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इसीलिए कभी इन्वर्टर के पास देखना बच्चों, जो वायर आपको बैटरी से इन्वर्टर तक जाता होगा वो वायर मोटा होता होगा। देखा है कभी, घर में देखो, जो वायर बैटरी से इन्वर्टर तक जाता है वो मोटा होता होगा। अरे वो मोटा वायर होता है जो बैटरी से इन्वर्टर तक जाता है, डीसी का। नहीं देखा होगा तो देखना घर पे जाके, अगर इन्वर्टर होगा तो। हाँ नहीं होगा, पावर पावर बैकअप है, मुझे पता है, अब वो रेयर कमोडिटी हो गई है, लेकिन बच्चों कभी अगर किसी के पास अभी होगा कभी जाना तो देखना। हाँ पहले था तो आप देखोगे जो बैटरी से इन्वर्टर तक वायर जाता था वो वायर मोटा होता था। क्यों मोटा होता था, क्योंकि उसमें डीसी जाना होता था। उसमें क्या जाना होता था बेटा, डीसी। तो डीसी वायर इजिली किसमें फ्लो करता है, थिक वायर। तो इसीलिए डीसी के लिए क्या यूज किया था, थिक वायर यूज किया था। समझ में आया, डीसी के लिए क्या यूज किया बच्चों, थिक वायर यूज किया था। मैं भी इन्वर्टर में दिखा भी दूंगा, बगल में इन्वर्टर होगा मैं दिखा दूंगा आपको। तो डीसी में हमेशा थिक वायर यूज करते हैं, लेकिन एसी में उल्टा। तो अभी कंफ्यूज मत हो, देखो ये सोच रहा है कंफ्यूज हो रहा है। हाँ हाँ यार मैं बताया तो था, मेरे को ध्यान ही नहीं आया, मुझे स्कूल से लाना था उसको। हाँ मैं दिखा दूंगा यहीं पे पास में, मैं ले दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अरे मेरी बात सुनो ध्यान से पहले, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। समझ में आ रहा है आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, वेरी गुड। भैया तुम समझना ही नहीं चाह रहे हो, सीधी सी बात समझो। मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है तो उसमें करंट ज्यादा फ्लो करता है। मैं तो तुम्हें ज्ञान के लिए बता दिया कि एसी में उल्टा होता है, बाकी मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, मैंने बस ज्ञान के लिए बता दिया कि एसी में अलग होता है। बाकी तुम्हें यही ध्यान देना है कि जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं बेटा बताओ थिक वायर और थिन वायर किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आप बोलोगे थिन वायर का, थिक वायर का रेजिस्टेंस कम है। समझ में आया। तो बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही तो मतलब होता है कि अगर ए ज्यादा होगा तो आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक, समझ में आ गया बात। तो मैंने एल का बात कर लिया, ए का बात कर लिया, अब किसकी बारी है, रेजिस्टिविटी। अब ध्यान से सुनो बेटा, जैसे मान लो 1 मीटर का कॉपर वायर ले लिया और 1 मीटर का आयरन वायर ले लिया, ठीक है, दोनों 1 मीटर, और दोनों का एरिया सेम रखा। तो मुझे बताओ क्या दोनों मटेरियल का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो भाई इस फॉर्मूले में कोई ऐसा चीज होना चाहिए जो मटेरियल को रिप्रेजेंट करे, जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करे। तो बेटा वो चीज क्या है, रेजिस्टिविटी। मतलब अगर कॉपर होगा तो रेजिस्टिविटी अलग होगी उसकी, अगर मटेरियल होगा तो डेफिनेशन क्या है लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, डेफिनेशन अभी लिखवाऊंगा। लेकिन अभी बस इतना समझो आप कि बेटा अगर दो आइडेंटिकल रॉड है तो दो आइडेंटिकल रॉड अगर अलग अलग मेटल से बने हैं फिर भी उनका रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनका रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा, ठीक है ना, उनका रेजिस्टिविटी अलग अलग हो बेटा। तो रेजिस्टिविटी के पहले यूनिट निकाल लो फिर डेफिनेशन लिखवाता हूं, या डेफिनेशन पहले ही लिख लो। तो बच्चों एक माइनर हेडिंग डाल दो रेजिस्टिविटी, फिर मैं बच्चों रेजिस्टिविटी इसका डेफिनेशन मैं आपको खुद निकालना बताना चाहता हूं, आपको मैं अपने आपके पैरों पे खड़ा करना चाहता हूं, आप रेजिस्टिविटी खुद बनाओ। कैसे डेफिनेशन बनाओगे, सुनो बच्चों डेफिनेशन कैसे बनाओगे, एल की वैल्यू 1 रख दो और ए की वैल्यू 1 रख दो, एल की वैल्यू 1 रख दो और ए की वैल्यू 1 रख दो। तो बेटा आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टिविटी के। पहले बात को समझो बेटा, एल की वैल्यू 1 रख दो, ए की वैल्यू 1 रख दो, तो आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टिविटी के। बेटा रेजिस्टिविटी के इक्वल होगी, जल्दबाजी मत करो। एल की वैल्यू 1 रखो, एल की वैल्यू 1 रखो, ए की वैल्यू 1 रखो, तो आर की वैल्यू रो के इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। अब डेफिनेशन बनाते हैं
कि इट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन लिखना नहीं, अभी मैं बताता हूं, रुक जाओ, सुन लो फिर लिखवा दूंगा। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। लिख लो अब, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, it is the resistance offered by a wire of, it is the resistance offered by a wire of unit length, it is the resistance offered by a wire of unit length and unit cross section area, it is the resistance offered by a wire of unit length and unit cross section area, it is the resistance offered by a wire of unit length and unit cross section area, it is the resistance offered by a wire of unit length and unit cross section area। समझ में आ रहा है बेटा? ये बात आप समझ पा रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो? यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। बेटा देखो, अगर फिजिक्स को समझोगे तो फिजिक्स तुम्हारे हमेशा तुम्हें अच्छा परफॉर्म करके देगी, अगर तुम फिजिक्स को रटोगे तुम्हारी वॉट लगा देगी, ये बात याद रखना जीवन पर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, रेजिस्टिविटी का सिंबल ऐसे ही हुआ, रो कैसा देखें, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सेम है सेम। ये जब आप जैसे कर्सिव में लिखते हो ना चीजें अलग होती है, ये ऐसे लिखा है, ये सेम है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। टेक्स्ट में वैसे ही लिखते हैं ये, बाकी कर्सिव में ऐसे ही लिखते हैं बेटा, जब आप कर्सिव लिखते हो ना तो ऐसे ही लिखा जाता है उसको। नॉर्मल अगर वो प्रिंटेड होता है तो इस तरह से होता है, पी टाइप का, समथिंग पी टाइप का होता है। बाकी कर्सिव, तुम कर्सिव लिखो ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये करो, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, ये रेजिस्टिविटी है। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। बेटा ये डेफिनेशन तुम समझ के याद करो कि रट रहे हो? समझ के याद कर रहे हो ना बेटा। एल की वैल्यू 1 रख दो, ए की वैल्यू 1 रख दो, आर की वैल्यू रो के इक्वल हो जाएगी। तो मैं क्या कहूंगा, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी जब एल की वैल्यू 1 हो, ए की वैल्यू 1 हो, तो उस समय जो रेजिस्टेंस होता है वही रेजिस्टिविटी हो जाता है। हाँ हाँ लिख सकते, when L is equals to 1 meter and area is equals to 1 meter square, then the resistance will be equal to the resistivity, या then the resistance will be called resistivity। ये भी लिख, देखो फिजिक्स में फ्रीडम है, बाकी कोई सब्जेक्ट फ्रीडम नहीं देता, फिजिक्स फ्रीडम देता है इसमें कि आप समझ लो, अपने लैंग्वेज में लिख लो, ये फिजिक्स में फ्रीडम है। फिजिक्स इसीलिए अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन उसके लिए जिसने समझा है, जिसने नहीं समझा उसकी तो फिर भाई सब्जेक्ट अच्छी स्वागत करता है, अच्छा स्वागत करता है। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस। बस अब देखो बेटा, अब आपको रो की यूनिट निकालनी है, फिर बच्चों रटो मत, रो की यूनिट निकालनी है। तो बेटा आर की यूनिट क्या होगी बताओ, कल ही बताया था, ओम। आर की यूनिट होगी ओम। बेटा एल की यूनिट क्या होगी, मीटर। मीटर, एल की यूनिट क्या होगी, मीटर। एरिया की कितनी होगी, मीटर स्क्वायर। तो बेटा मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर कैंसिल करोगे, नीचे क्या बचेगा, मीटर। मीटर हो जाएगा। अब इस मीटर को उधर भेज दो, ओम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या आएगी बेटा, यूनिट लिख लेना, इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी ओम मीटर। हाँ डिराइव करने आप कर ही नहीं सकते बेटा, ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आप डिराइव नहीं कर सकते बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आप कभी भी इसको डिराइव नहीं कर सकते बेटा, ओम मीटर। अब आप एनसीईआरटी है बच्चों, तो एनसीईआरटी में आपको टेबल दिखाता हूं मैं, चलो आगे, हो गया बेटा। अच्छा देखो, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। ऐसे नाम का खेल है, कुछ है थोड़ी इसके अंदर। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला 1/ρ। और सर ये कंडक्टेंस क्या होता है, 1/v या 1/r? नहीं नहीं, कंडक्टेंस अगर आपको डिफाइन करना है बेटा तो I/v होगा।
आई बाई वी, या उसको आप क्या बोल सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, या 1/r भी लिख सकते हो। जी से रिप्रेजेंट करते हो, जी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ठीक है ना, जी से रिप्रेजेंट रेजिस्टिविटी। बेटा ये जानने में एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये आपको जीवन में आगे भी कुछ एग्जाम देने बोर्ड के अलावा, बोर्ड तो देने ही है, लेकिन जीवन में कुछ आगे भी जाना है, उसके लिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। कंडक्टेंस, ये आपको बता रहा था मैं, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। मैं बहुत डेप्थ में नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो तुम लोग, लेकिन इतना मैं सुन, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। हाँ भाई मैं लिख दे रहा हूँ, इधर देख लो। G इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1/r, ये समझ लो। G क्या होता है, G होता है कंडक्टेंस। G क्या होता है, कंडक्टेंस। बेटा G इज कंडक्टेंस। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स, या इसी को हम महो कह सकते हैं। ओम की स्पेलिंग को उल्टा कर देना, मोह। मोह नहीं भैया, महो, एक ही बात है। जैसे बेटा अगर आप देखो आर क्या होता है बताओ, V/I, अरे होगा ना, ओम्स लॉ से सोचो तो सही, आर होता है ना V/I। तो बेटा अब बताओ जी क्या होगा, देखो जब दिमाग पे ज्यादा प्रेशर लेके मत चला करो, सिंपल सी बात है, याद रखो आर जो जान निकाल लो उसका उल्टा कर देना, तो आर V/I होता है तो I/V कर दो, अगर जरूरत पड़ेगा तो I/V। ये देखो जितना फॉर्मूला अननेसेसरी लिखोगे उतना कंफ्यूजन होगा, अपने लॉजिक को जिंदा रखो, बस लॉजिक को जिंदा रखो कि आर, मुझे जैसे आर निकाल लो, कंडक्टेंस पूछेगा उल्टा कर देना, ठीक है ना, आर पूछेगा उल्टा कर देना। अब उसी तरह देखो, आगे बढ़ता हूं, हो गया है, लेकिन वहां यूनिट है ना बेटा। इसी तरह जैसे आपने कंडक्टेंस पढ़ा है, उसी तरह क्या होता है बेटा, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। बेटा ये क्या होगा, रेशिप, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों देखो सिग्मा से। हाँ, क्या तुम गेम वोम की याद आ गई क्या तुम लोग को, ऐसा उछल पड़े इसको सिग्मा में क्या, मेरे को पता नहीं गेम वोम के बारे में, सिग्मा क्या होता है, ये कोई गेम है क्या, सिग्मा उग्मा जिसमें होता है? हाँ? मेरे को पता नहीं है अच्छा रील का कॉन्सेप्ट है ना, छोड़ो बोलिए बेटा। कंडक्टिविटी इसको, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ। बेटा सिग्मा किसके इक्वल होगा, 1/ρ। अरे ये उल्टा है, बस इतना याद रखो। इसकी यूनिट बताओ कितनी होगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो महो मीटर इनवर्स। अरे बात समझ रहे हो ना, कॉम्प्लिकेट मत करो भाई, वो पता है उसी को उल्टा कर लो। बेटा पता है ना आपको, ओम मीटर होता है तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अरे रेजिस्टिविटी को उल्टा कर दो, इसमें मैं नया क्या लिख दिया मैंने, समझ में आ रहा है ना बेटा, उल्टा करोगे तो -1 आ जाएगा ना, या इसी को चाहो तो तुम्हारी इच्छा हो तो महो मीटर इनवर्स लिख लो, आराम से एकदम चिल रहो, ज्यादा परेशान मत रहो इन सब चीजों में। कंडक्टिविटी मैंने एक्स्ट्रा बताया बेटा, लेकिन कहीं कहीं लिखा भी मिल जाएगा, जैसे कोई भी साइड बुक कंडक्टिविटी बढ़े, अरे उल्टा, बस स्ट्रेस ज्यादा मत रखो दिमाग में, याद रखो कभी किस्मत खराब हो गया तो आ सकता है। जैसे इसका रीजन मैं क्या बताता हूँ सुनो, जैसे बच्चों कभी कभी क्या हुआ तुम्हें, हाँ। देखो बेटा कभी कभी एक एक क्वेश्चन आता है, केस बेस्ड स्टडी, पता है ना, केस बेस्ड में आ जाए तो मना भी नहीं कर सकते, इससे अच्छा जान लो ना, ऐसे तो सीबीएसई गेम करता है। हाँ, आपके पेपर में तो नहीं हुआ, 12th में ऐसे ही हो जाता है, आपके पेपर में भी कई साल हो गया। हाँ मजा आ गया था आपकी बार, मजा आ गया था आपकी बार फिजिक्स देखे, बहुत हार्ड था। 20 20 नंबर का, 20 नंबर का क्वेश्चन हर पेपर में आईआईटी का था। हाँ देंगे देंगे,
एमसीक्यू भी दिए बाहर के लिए 3-4 तो मतलब होगा कि सिलेक्ट सर मैं कुछ नहीं कर भाई कुछ तो करेगा आज पास ही होगा हो गया ज्यादा खुश मत, दांत मत दिखाओ। 10th को देखो पहले, 10th में ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा। 10th में कई साल से नहीं हुआ है। 10th में 100% स्कोर कर सकते हैं हट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तुम लोग करो, 2-3 करो कम से कम, अच्छे बच्चे हो। सर 98 का 100 हो गया अरे 100 करो कम से कम, 2-3। तुम सुनो, 100 100 कर सकते हो, बात दिक्कत नहीं। 100 में स्कूल से 30 मिले पहले, 20 मिले स्कूल से। तो सर हर स्कूल देता है हाँ, हर स्कूल अच्छे बच्चों को 20 देता है, शायद सबको नहीं देता 20, मुझे पता है ये। अच्छे बच्चों हैं उनको 20 दे देगा। हाँ हाँ, कॉपी वगैरह जो फाइल वगैरह अपना या कीबोर्ड में देखो, कॉपी वॉपी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सीधी बात 100 की बताता हूँ, कॉपी वॉपी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कॉपी एक ना बनाओ, तुम्हारे हाफ ईयरली में अच्छे स्कोर हो, तुम्हारा प्री बोर्ड में अच्छे स्कोर हो, तुम्हें 20 मिलके रहेगा। तुम कॉपी, अरे बेटा वो डराना पड़ता है, टीचर का धर्म है डराना। हमें तो वहां पर फाइल वगैरह टाइप दे दो हाँ ये जो कोऑर्डिनेटर को ये सर हां डिग्री वाले ले जाते हो। सुनो एक बात बच्चों, तुम एक बात बताता हूँ, तुम कुछ मत करो। जैसे किसी को एक्सपेरिमेंट करना है, तुम क्लास में जाके सो, कुछ मत करो पूरे साल, तुम्हारे तब भी 16 नंबर जाएंगे 20 में से, मिनिमम है 16। ये सर मेरे को कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, 16 है। तुम हाफ ईयरली छोड़ दो, एक प्री बोर्ड में तुम 80 में से 60 ला देना, तुम्हारे 20 जाएंगे। कुछ मत करना पूरे साल, 20 जाएंगे। अरे सीधी बात बताता हूँ, कोई लफड़ा ही नहीं है इसमें। वो तो टीचर हर स्कूल दे रहा है। अरे मैं हर स्कूल करता है भाई। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास में, और आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि बच्चा अगर काम नहीं करे लेकिन उसके एग्जाम में अच्छे आ रहे हैं, मैं उसका नंबर काट ही नहीं सकता, नहीं काट सकता। भले मैं उसको हड़का दूं, तुम कॉपी नहीं दे रहे हो, तुमने ये नहीं दिया, तुम तो फेल हो, 20 में से 5 मिलेगा तुम्हें, तुम्हें पता नहीं है, आओ मैं दिखा दूं, 5 नंबर इसके होते हैं, 5 नंबर इसके होते हैं। कई स्कूल वाले सब बता डालेंगे कि इसमें से 5 नंबर इसके होते हैं कॉपी बनाने के, 5 नंबर प्रोजेक्ट के होते हैं, 5 नंबर वाइवा के होते हैं, 5 नंबर तुम्हारे बिहेवियर के होते हैं। 5 नंबर मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, इसीलिए कितना शोर कर रहे हो तुम लोग, बारी बारी से क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक है ना, जादू फालतू टाइम पास मत करो। मैं बस इतना बात बताता हूँ तुम्हें, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता अगर तुम अच्छा पढ़ते हो। तुम्हारा फाइल अगर कंप्लीट भी नहीं है, तुम अगर अच्छा पढ़ने में हो ना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। बस स्कूल का जो एग्जाम है उसमें अच्छा परफॉर्म करना, इतना बात याद रख लो मेरा, और तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। एकदम तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुमको नंबर पूरे मिलेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी बातों को याद रखना तुम लोग। बाकी जो टीचर बता रहा है सब डराने के लिए बता रहे हैं, इसी बहाने वो तुमसे काम लेना चाह रहे हैं। ऐसा किसी के नहीं होते बेटा, 16 तो मिनिमम आएंगे, 16 जो क्लास में प्रेजेंट रहा है उसके आएंगे। हाँ, तो उस वो स्कूल वाले एडमिट कार्ड जिसके 75 नहीं रहेंगे उसको भी दे देंगे, बस थोड़ा परेशान कर देंगे। बहुत कर सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं बस। मेरे बड़े भाई के साथ 3% अटेंडेंस है, वही तो बेटा, कोई नहीं रोकता है एडमिट कार्ड, कौन रोक देगा? नहीं रोकेगा कोई भी। मैं इसलिए तो आपको बता रहा हूँ बेटा, फीस पूरी होनी चाहिए। देखो फीस पे ही एडमिट कार्ड रुकता है बस। स्कूल को जिससे मतलब होता है वो नहीं दोगे तब रुकेगा एडमिट कार्ड, वो नहीं दोगे तब नहीं जाने देंगे भाई। तो फीस दे छोड़ो ना, फीस दे दिया ना उसने भाई। स्कूल को जिस एक चीज से मतलब होता है उसका नाम फीस है, वो तुमने टाइम से दे दिया है। क्लास नहीं भी करोगे, तुम्हें बस परेशान करेंगे, एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तुम अगर कुछ भी नहीं, तुम्हारा सकल टीचर को याद नहीं का 16 नंबर मिल जाएंगे। बस मैं इतना बोलता हूँ, तुम पूरा पढ़ाई फोकस अपना
स्टडी पे करना तुम। फालतू तुम्हें कोई परेशान करे, हाँ करना, मैं ये नहीं बोल रहा कि डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, जितना तुमसे हो सके, कैपेसिटी हो सके उतना करना, लेकिन प्रायोरिटी पढ़ाई की रखना अपनी। जैसे मान लो तुम्हारा 5 घंटे पढ़ने का शेड्यूल है, तो उसमें 3 घंटे तुम पढ़ना प्रॉपर। अब ये नहीं कि 3 घंटे से खोल के नोट्स बना रहे हैं, स्कूल से ले आए बच्चे का नोट्स छाप रहे हैं। हाँ 2 घंटे छापो, 2 घंटे में जितना छप जाए। स्कूल में खाली पीरियड बैठा है उसमें बैठ के छापो, बात मत करो, मटर गश्ती मत करो स्कूल में खाली पीरियड में, उसमें छाप लो, ठीक है ना। लेकिन बेटा कभी भी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज मत करना, 10th है और 100 में से 100 आएगा ही आएगा। तुम बस को क्या करना होगा तुम्हें, देखो 100 में से 100 पहले टीचर नहीं देते हैं, जो चेक करते हैं, क्योंकि वो डरते हैं। क्योंकि जब अगर मान लो मैं अभी पेपर चेक करने जा रहा हूँ, तो मैंने अगर किसी बच्चे को नंबर फुल दे दिया, मैं 10th का तो नहीं करूंगा, मैं 12th का करूंगा, अब की बार मैं कल परसों में चला जाऊंगा। तो अगर मैंने किसी बच्चे को नंबर फुल दे दिया, तो फुल देने में ये होगा, अब वो कॉपी चेक करेगा AHE होता है, जैसे मैं इवेल्युएटर हूं, मेरे से ऊपर होता है AHE के ऊपर होता है HE, वो चेक करेगा। हाँ हेड एग्जामिनेशन, हाँ 3 बार होगी, तो तीनों बार में पहली बार मैं चेक करूंगा, मैं नंबर तुम्हारा सोचूंगा कि एक नंबर कहीं से काट लो, मेरी इच्छा रहेगी। तो तुम्हारे 70 बन रहे हैं, तो अगर 80 बन रहे हैं तो तुम्हारे 79 बना दूंगा मैं, किसी भी तरीके से करके। भले तुम्हारे ऐसे ग्राफ बना हो, तुमने ग्राफ बनाया हो, ग्राफ में तुमने ऐसे तो लगा दिया, ऊपर नीचे एरो ना लगाया हो, ऐसे तुमने ग्राफ पूरा बना दिया, ओम्स लॉ का ग्राफ मान लो आया, बना दिया, अब तुमने ऊपर नीचे एरो नहीं लगाया हो, नंबर काट लूंगा यहीं पे। समझ में आया ना। तुम्हारा डेफिनेशन कोई मेरे को थोड़ा मोड़ा गड़बड़ लगा, मैंने नंबर दे दिया था, वहां मैं थोड़ा सा नंबर काट लूंगा, आधा नंबर वहां काटूंगा, आधा कहीं और काटूंगा, किसी स्टेप्स में काट लूंगा, काटने के बाद एक नंबर काट लूंगा, अब मैं चैन से बैठूंगा, जाने दो कॉपी। हाँ क्योंकि बेटा फुल मार्क्स अगर मैं दूंगा, गट्स की बात होती है, गट्स की, टीचर जो चेक करा ना उसके गट्स की बात होती है। तो अब फुल मार्क्स मैं दे दूंगा, HE चेक करेगा, HE चेक करेगा, मेरी गलती निकालेगा, HE चेक करेगा, फिर मेरी गलती निकालेगा, उसको गलती निकालने के पैसे, जितनी गलती वो निकालता है टीचरों को उतना उसको पैसे मिलते हैं। इवेल्युएटर की जितनी गलती निकालेगा उतने पैसे मिलते हैं HE को। हाँ लाएगा क्यों नहीं, किस्मत की बात है, किस्मत की बात है। कुछ टीचर तो ऐसे हैं कि जो केमिस्ट्री के MSc हैं, वो जाके फिजिक्स की कॉपी चेक कर रहे हैं। कुछ टीचर तुम्हारे यार ऐसे भी स्कूल में होंगे जिन्होंने साइंस पढ़ाना छोड़ दिया होगा, वो जाके साइंस की कॉपी चेक कर रहे हैं। ऐसा भी होता है, स्कूल भेजता है ना, हम लोग को पता है ना सब स्कीम। तो ऐसे लोग के हाथ में तुम्हारी कॉपी पड़ गई तो गए। अच्छे टीचर के हाथ में जिसके अंदर दम है, मेरे को बच्चा अच्छा करेगा, मेरे को पूरा क्लियर है, सब सही है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं बोलूंगा 70 दिया मैंने, तुम काट के दिखा दो। आया है पाया, जैसे हम लोग का फिजिक्स 70 का होता है, हम दे देंगे। कोई बच्चा सारा सही लिखेगा, दे देंगे, हम बोलेंगे हाँ सब सही है, सब एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। तो टीचर के अंदर भी दम होना चाहिए, तो चेक कर रहा है, तब वो 70 देता है। आप लोग को मतलब हम लोग, मैं जनरली मैं सीनियर की कॉपी चेक करता, मैं जूनियर में नहीं जाता, मैं 10th में जाता ही नहीं, मैं नहीं जाता। 10th में आपके बायो वाले सर चेकिंग कर रहे हैं आपकी बात, बायो एक वो हमारे ऊपर नहीं होता बेटा, वो CBSE के ऊपर होता है, CBSE के ऊपर होता है। नहीं एक बायो के टीचर, एक और बायो के, अरे एक बायो के टीचर और है भाई जो सीनियर क्लास में पढ़ाते हैं, उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे 10th की कॉपी के बारे में। वो आपकी बारे AHE है, पहले होता है इवेल्युएटर, फिर होता है AHE, फिर होता है HE। तो AHE है आपकी बार 10th की कॉपी चेकिंग के, तो मैं मिलवा दूंगा। चलो वो कल वो आएंगे, कल या परसों 10 के बाद आएंगे, मैं उनसे मिलवा दूंगा, वो भी AHE है कॉपी चेक करने के, जो बताया ना, जो दूसरा नंबर पे चेक होता है वो, फिर उससे ऊपर होता है HE। ठीक है। अरे तुम फालतू की बात करने का मतलब, मैं कहाँ पढ़ा रहा था, कहाँ लेके चले गए तुम, बेकार आदमी। लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी क्या होगा, क्या बता रहा था मैं, अरे बता तो दिया मैंने। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी।
हाँ, मैंने पहले रेजिस्टेंस लिखवाया है। तुम लोग किस में जी रहे हो, किस दुनिया में? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। बेटा रेजिस्टिविटी को केवल दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और ये सीबीएसई में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला बच्चों, फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, बेटा नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। दूसरा जो डिपेंड करता है ये, दूसरा जो डिपेंड करता है ये टेम्परेचर के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया ना? सुनो ध्यान से बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है, ये भी अलग से लिख लेना। एरो का मतलब समझ रहे हो ना? टेम्परेचर अगर बढ़ा रहा हूं तो रेजिस्टिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है बेटा, ठीक है ना, ये याद रखना। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है बेटा। चलो बताओ, रेजिस्टेंस कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? कितने? चार। चार? चलो तुम बताओ बेटा, चार बताओ। अच्छा, बता बेटा, मंत्र बताओ। टेम्परेचर, हाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ मटेरियल हाँ, एंड लेंथ। ठीक है, बैठ जाओ। देखो बेटा, अभी मैंने बताया रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस टोटल तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो तीसरा फैक्टर है वो खुद दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। अरे रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? रो पर, एल पर और ए पर, लेकिन रो भी तो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? तीन फैक्टर के ऊपर। वो फैक्टर्स क्या क्या है? रो, एल और ए। और रो किसके ऊपर डिपेंड करता है? दो फैक्टर के ऊपर। कौन कौन से? एंड नेचर ऑफ मटेरियल। चलो बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी सर, पार्टिकल्स जल्दी मूव करेगा सर, कोलाइड भी करेंगे। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन जल्दी जल्दी होता है, इस वजह से ऐसा होता है। समझ में आ रहा है आपको? अब जितना बताया फिर से रिवीजन कराओ, डाइजेस्ट करो। नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। सुनो एक बात, एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ लिख लो। अच्छा लिख लो, लिख ले पहले इसको। लिख लिया? अब सुनो मेरी बात, लिखो क्वेश्चन। हाँ, इफ द लेंथ ऑफ ए, अब बोला था ना इसके बाद न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल्ड, if the length of a wire is doubled, length of a wire is doubled and its area is half, and its area is halved, its area is halved, length of a wire is doubled and area is half, उसको हाफ कर दिया जाता है, area is halved, and if the length of a wire is doubled and its area is half, then find the change in resistance, then find the change in resistance। मतलब रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा ये आपको बताना है। लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल एंड इट्स एरिया इज हाफ, देन फाइंड द चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है? हट, वो कैप आता नहीं तो अपना काम करो। हाँ बेटा, उसकी जरूरत है पहले ये सोचो। क्वेश्चन इज करेक्ट, उसकी जरूरत नहीं है बच्चों, उसकी जरूरत नहीं है बच्चों। आपको क्या बताना है कि डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, हाफ हो जाएगा? 4 टाइम्स, ठीक है। तुम्हारा भी आ रहा है 4 टाइम्स, बाकी लोग का नहीं आ रहा है।
बेटा देखो इधर ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल सॉल्यूशन बता रहा हूं अब इसका। इनिशियल कंडीशन में बच्चों r वाज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यही तो था। मान लो लेंथ एल था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, ये था। बेटा लेटर फाइनल सिचुएशन में क्या हुआ, फाइनल में r डैश वाज इक्वल टू, बेटा रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी क्योंकि मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो r डैश विल बी इक्वल टू रो इनटू लेंथ को क्या कर दिया है, डबल। तो पहले लेंथ l था तो बाद में कितना हो जाएगा 2l, और एरिया को हाफ कर दिया तो ये कितना होगा a/2, a/2 हो जाएगा। तो बेटा ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, हाँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 रो l अपॉन ए, 4 रो l अपॉन ए। अरे कितने टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स हुआ ना, इंक्रीज 3 टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ, चेंज 3 टाइम्स हुआ, चेंज 3 टाइम्स हुआ, ठीक है। तो बेटा देखो रो एल अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूं आर। अगर आपकी बुद्धि ना काम करे इतना सब करने के बाद, तो आप क्या करना आर डैश अपॉन आर कर देना, तब भी आपका काम हो जाएगा। जैसे कई बच्चों को ये लगेगा कि सर मुझसे होगा कि नहीं होगा, तो उनके लिए बता रहा हूं 4l अपॉन ए इंटू ए अपॉन रो एल। अरे डिवाइड करने का मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई, जबरदस्ती डायरेक्ट समझ में आ गया तुम लोग को? 100% मिलेंगे। मैंने डायरेक्ट कहां किया, मैंने तो दिखाया ना एग्जामिनर को, मैंने तो एग्जामिनर को दिखाया ना। अब इसके बाद क्या लिख दूंगा 4 इंटू आर, क्योंकि रो एल अपॉन ए किसके इक्वल है, आर। 4 इंटू आर, पहले का 4 गुना हो गया। हाँ बोलो बोलो। इसकी बातों को ध्यान मत दो तुम लोग, ये नोट कर लो। अभी नहीं मारूंगा, 10 तारीख के बाद मारूंगा। 10 तारीख के बाद टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा, तो उस दिन एक दिन का गैप होगा, उसके बाद मारूंगा तुम लोग को, मारूंगा 10 तारीख। अरे मैं बहुत प्रेम से मारता हूँ बच्चों, बहुत धीरे धीरे मारता, बहुत धीरे मारता हूँ। उसके सर पे क्यों हाथ रख के कमाना चाहते हो? मत करो मत करो, ये ठीक है, समझ में आ गया बेटा? डन, चलो बताओ। हाँ लिख लो। सुमित समझ में आ रहा है बेटा? बताओ, लेंथ डबल करने से रेजिस्टिविटी नहीं बदला क्योंकि मटेरियल सेम था। हाँ बताओ 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 बताओ। हाँ तो वहां डिवाइड में क्यों नहीं होगा, आर से क्यों डिवाइड में क्यों होगा? रो एल अपॉन ए को क्या लिख सकता हूँ बेटा, रो एल अपॉन ए को आर लिख सकता हूँ ना। देखो देखो क्या क्या है यहाँ, देखो ये 2 ऊपर गया, 2 2 जा 4, 4 को बाहर कर दो सबसे, तो बचेगा क्या, रो एल अपॉन ए। 4 तो सबसे बाहर ही था, उसको आर ही रहने दो। डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बेटा अगर लेंथ को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा और रेजिस्टिविटी चुप चुप। अरे तुम क्यों बताते हो, बोल गए? लेंथ को अगर डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी हाँ रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल सेम है। समझ में आया ना? हाँ तुम बताओ ना, देख लेंथ को 4 गुना कर दिया 4 टाइम्स, एरिया को हाफ कर दिया, तो रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेम रहेगी। अभी जो बात मैं बोल रहा हूं ना, एग्जाम में भी याद रखना, एग्जाम में तुमने अगर बदल दिया ना रेजिस्टिविटी, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर याद रखना, लेंथ बदलने से, एरिया बदलने से रेजिस्टिविटी नहीं बदलती है जब तक कि क्या ना बदला जाए, मटेरियल और टेम्परेचर। मटेरियल और टेम्परेचर, समझ में आ रहा है?
बेटा लेंथ बदल बदल के थक जाए, बोल दे। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि रेजिस्टेंस में इतने टाइम चेंज हुआ तो रेजिस्टिविटी में कितने टाइम चेंज हुआ, नहीं हुआ, मटेरियल सेम है, टेम्परेचर सेम है, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस में तभी चेंज होता है जब क्या क्या बदले, रो बदले, एल बदले और ए बदले। हाँ, रेजिस्टिविटी तब चेंज होती है मटेरियल बदले और टेम्परेचर बदले, लेकिन रेजिस्टेंस तब चेंज होता है जब रो बदले, एल बदले और ए बदले। दिमाग में बैठ रहा है बात। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। हाँ रुक जाओ, डाउट है पहले, हाँ डाउट, हाँ बताओ। सर क्या कहते हैं कि ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ तो है सर जो हर चीज पे वर्क करेगा? बिल्कुल, सर वो सिर्फ मेटल्स पे करता है ना? सिर्फ मेटल्स में करता है, सेमीकंडक्टर्स में नहीं करता है, ठीक है ना। तो बेटा इसीलिए तो हम कहते हैं कि कुछ मटेरियल होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, कुछ होते हैं नहीं करते। तो उन्हें दो कैटेगरी में बांटा जाता है, ओमिक और नॉन ओमिक। ओमिक जैसे आगे चल के पढ़ोगे तो कंडक्टर को भी दो कैटेगरी में बांट देते हैं, ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक कंडक्टर है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं ओमिक कंडक्टर। तो आपको अभी केवल ओमिक कंडक्टर पढ़ना है, केवल ओमिक कंडक्टर। जब आप 12th में जाएंगे तब आपको नॉन ओमिक में पढ़ना है, ठीक है ना, अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि बच्चों आप सब लोगों को मालूम है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ये मालूम है। तो बेटा अगर कोई बल्ब है उसका क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूं, चलो लिखो। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब, if the resistance of a bulb at 220 volt, if the resistance of a bulb at 220 volt is 50 ohm, if the resistance of a bulb at 220 volt, बेटे 220 वोल्ट को 220 भी लिख लेना बस, 220 वोल्ट इज 50 ओम, इज 50 ओम, 50 ओम ऐसे लिख लेना। The resistance of a bulb at 220 volt is 50 ohm. Full stop कर लिखो बेटा। Find its resistance. Find its resistance at 110 volt. Find its resistance at 110 volt. बेटा 110 वोल्ट पे इसका रेजिस्टेंस बताओ। तो V इक्वल टू आई आर होता है, V और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ फटाफट बता दो इसका आंसर, जिसको आएगा वो हाथ खड़े करो पहले। हाँ नैतिक बताओ, 220 वोल्ट पे रेजिस्टेंस 50 ओम है, तो 110 वोल्ट पे रेजिस्टेंस कितना होगा? अरे फटाफट बताओ इतना। हाफ हो जाएगा 25 बेटा। हाँ 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 ठीक है बेटा। अरे फटाफट बोलो 25 25 बेटा, बोलो सुमित 25, तो बोलो बेटा 25, बोलो 25, बोलो जी 25, बोलो बोलो 25, नैतिक बोलो 25, बोला ना तुमने, शिवम तुम भी बोलो 25, 25 गलत है आंसर। 220 वोल्ट पे 50 ओम है, तो 110 वोल्ट पे कितना होगा? 110 वोल्ट पे होगा 25, आंसर गलत है। अब तुम सही आंसर बताओ मेरे को, गलत है। चलो अब कोई भी मेथड लगाओ, मेरे से क्या, तुम आंसर सही बताओ मेरे को, जो मेथड लगाना लगाओ तुम। हाँ मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा बेटा, कर लो अपना जो करना है, मैं कुछ नहीं बता रहा। 220 वोल्ट पे 50 ओम है, तो 110 वोल्ट पे कितना ओम होगा? देखिए मैं जान बोलवा के सबसे गलती करवाता हूँ कि कोई ये ना बोल सके मैंने तो बोला ही नहीं था।
तुम निकालो, तुम बात करो सार्थक, मेहनत करो, कुछ रिजल्ट निकालो, दिमाग लगाओ। सोचने दो उसको, जो करना है करने दो उसको। एक और आंसर आ गया 2.2 ओम। और कोई? 110/4.4। अच्छा ठीक है, हाँ तुम बताओ जी। ओम रेजिस्टेंस है। अच्छा लग रहा है तुम निकाल देते, 2 मिनट और टाइम ले लो। आ गया सबका आंसर? बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है। जैसे एक बच्चे का आंसर है 110/4.4। बच्चे का आंसर है, देखो कह रहा क्वेश्चन गलत है। कैसे कैसे लोग हैं भाई, कह रहे क्वेश्चन ही गलत। हाँ मैं रुका हुआ, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम सोच लो भाई, हमें कोई जल्दी नहीं, तुम सोच लो। हाँ हाँ नहीं बता। तो ये अभी उसे पीयूष ने बताया 4.4 आएगा सर। 4.4 तो वो क्या आया? 4.4 क्या आया? तुम मुझसे कहा बैठो बैठो, बैठ जा वही 110/4.4। दो बच्चों का ये आंसर आ गया है। हो वेरी गुड, 3 बच्चों का आंसर आ गया। वेरी गुड, 4 बच्चों का ये आंसर आ गया। बैठ जाओ तुम लोग, बैठो बैठ जाओ। अरे तुम लोग बवाल मत खड़ा करो, चलो बैठ जाओ। 4 बच्चों का आंसर है। सुमित नहीं आया? बैठ जाओ। अच्छा इसको सॉल्व भी कर दिया, तो 275 कैसे आ जाएगा सॉल्व करके? तो 275 नहीं आएगा, 27.5 आएगा। हाँ 27.5। चलो चलो हटाऊं। हो गया, छोड़ दो छोड़ दो। आ गया समझ में बच्चों? 220 वोल्ट पे कितना रेजिस्टेंस था? 50 ओम। तो V इक्वल टू कितना होता है? IR। IR होता है, तो 110 वोल्ट पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चों? 50 ओम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? रो पर, एल पर, ए पर, वोल्टेज पे करता है क्या? करता है वोल्टेज पे। तो तुम्हारा कैसे कर गया? मैंने कभी नहीं बोला, मैंने बोला 4 बच्चों का ये आंसर आया है। मैंने ये नहीं बोला कि सबका सही है या चारों का सही है। अरे गेम को समझ रहे हो तुम, फंस मत जाना तुम। जब मैं कह रहा हूं कि R इज इक्वल टू कितना आता है? रो L अपॉन ए का दो, ध्यान से सुनो। इसमें वोल्टेज है क्या?
इसमें करंट है, तुमने कैसे बदल दिया वैल्यू वोल्टेज बदलने पर? बेटा वोल्टेज बदलने पे रेजिस्टेंस बदल रहा है क्या? मुझे पता था ऐसे ही फंसाऊंगा मैं। रेजिस्टेंस ये रहा सामने, इसमें V कहाँ है दिखाओ, इसमें V क्या है दिखाओ हमको ना। उसमें I, बेटा ओम ने खुद कहा था, ओम ने क्या कहा था कि V बाई I का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब V बढ़ाओगे तो I बढ़ जाएगा, R सेम रहेगा। याद करो, ओम ने क्या बढ़ाया था कि V बढ़ेगा I बढ़ेगा, लेकिन उनका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। तो रेशियो तुमने कैसे बदल दिया? और यहां से भी देख लो, अरे बात, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछ लोगे ना गायब हो जाएगी आधी क्लास तुम्हारी। सच बोल रहा हूं मैं, ओम्स लॉ पढ़ के यही करते हैं सब। बेटा रेजिस्टेंस केवल 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्या क्या पे, रो पे, एल पे, ए पर। इसके अलावा वोल्टेज बदले, करंट बदले, बदलने दो, तुम क्यों परेशान हो? नहीं बदलेगा, ठीक है ना। अरे सुनो, जिन बच्चों को लग रहा है कि ओम्स लॉ गलत हुआ है, ओम्स लॉ गलत नहीं हुआ है। ओम्स लॉ ने खुद ही कहा था कि V बाई I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तुम वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटाओगे करंट घट जाएगा, लेकिन रेशियो सेम रहेगा। बहुत थप्पड़ मारूंगा, ओम्स लॉ का यही है। अरे समझ में, अरे बात को समझो, गंभीरता को मुद्दे तुम लोग नोट करके लिखो, ये बात नोट करो, लिखो लिखो, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अब आगे बदल मत देना तुम लोग करंट। फिर मैं क्वेश्चन कल पूछूंगा, 2 एम्पियर पे रेजिस्टेंस है 50 ओम, 1 एम्पियर पे रेजिस्टेंस कितना होगा? 50 ही होगा। वोल्टेज एंड करंट, बस यही बात करंट, वोल्टेज एंड करंट, इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अरे बच्चों समझ में आ रहा है आप लोग को बात? देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बच्चों, उसको खूब समझना पड़ता है, समझ के फिर करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि फॉर्मूला देके बस लगाना शुरू, अरे ये तो सोच लो लगाओगे क्यों, लगाओ बेटा वो V बाई आई, V दिया हो, R दिया हो, I निकालने के लिए लगाऊंगा, ठीक है ना, और V और I दिया हो तो R निकालने के लिए लगाऊंगा। समझ में आ रहा है? सैटरडे को मैंने जितना अभी तक पढ़ाया है उसका मैं टेस्ट लूंगा, बहुत छोटा सा टेस्ट होगा। मैं सुनो, मैं PDF ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, अगर नहीं करूंगा तो कोई मुझे रिमाइंड कराएगा कि सर PDF आज इवनिंग तक PDF नहीं आया। बेटा ऐड किया कि नहीं किया? नहीं करा मैंने ऐड। अरे यार फोन ही नहीं, अच्छा मैं ठीक है जाओ मैं ऐड कर दूंगा। मुझे आज रिमाइंड करा देना कि सर कि PDF मैंने नहीं भेजा। PYQ जब इसके बाद PYQ, यहीं के बाद PYQ, उसके बाद अब आगे बढ़े बच्चों। यहां तक जितना पढ़ा है अब उसके बाद PYQ करेंगे, PYQ करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। अब उससे पहले सारा PYQ करेंगे, ठीक है ना। इस टॉपिक तक जितने PYQ हैं वो हम लोग सारे करेंगे। जाओ बच्चों, ओके मोस्ट वेलकम बेटा।